नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। पिछले 2 दिनों से एक चर्चा बहुत जोरों पर है और वह चर्चा है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को बचा पाएंगे? मेरा मानना है कि क्या राहुल गांधी से कांग्रेस बच पाएगी? ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी ने तय कर लिया हो कि वो कांग्रेस को खत्म करके ही मानेंगे। यद्यपि कांग्रेस के कमजोर होने या मजबूत होने से कम से कम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात कांग्रेस पार्टी को लेकर के नहीं है, बात है एक मजबूत विपक्ष को लेकर के। आप सोचिए कि वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है, उस सरकार की टोटल स्ट्रेंथ है 293, जिसमें कि जो प्रमुख पार्टी है बीजेपी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 240। बहुत सारी पार्टियां जो बीजेपी का समर्थन कर रही हैं, ये वो पार्टियां हैं जो सैद्धांतिक रूप से बीजेपी को फॉलो नहीं करती या उसके आसपास भी नहीं। इसके बावजूद अगर बीजेपी इतना अच्छा कर रही है तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को मंथन करने और उससे कुछ अच्छा निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो ऐसे नैरेटिव चलाता है जिससे जनता का कोई सरोकार होता ही नहीं है। आप वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आएंगे और जनता को यह समझ में नहीं आता कि वोट चोरी का मतलब क्या है। अगर मेरे घर में 6 वोट हैं और 6 के 6 वोट मैं जाके पोलिंग बूथ पर किसी किसी भी पार्टी को दे करके आता हूं, पड़ोसी के घर में 10 वोट हैं, वो 10 दे के आता है, किसी के घर में 5 होंगे, किसी के घर में 3 होंगे, मतलब अलग अलग नंबर हो सकते हैं। लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं, वोट दे के आते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो घर से निकलते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वोट तो देना है, लेकिन वो किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते। नतीजा ये होता है कि वो नोटा में वोट देकर के आते हैं और नोटा में वोटों की संख्या अच्छी खासी होती है, आमतौर पर आधा प्रतिशत से ऊपर होने लगी है। तो सवाल ये है कि मैंने अपना वोट डाला, आपने अपना वोट डाला, सबने अपना अपना वोट डाला, जो वोट डालने नहीं गया उसकी तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर वोट चोरी कैसे होती? आप ईवीएम पर लंबे समय तक आरोप लगाते रहे। आपको सत्ताधारी दल ने तो चैलेंज किया ही, क्योंकि ईवीएम सत्ताधारी दल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो चुनाव आयोग की प्रॉपर्टी है। चुनाव आयोग ने आपको बार बार कहा कि यदि ईवीएम में किसी तरह की हेरफेर है या हो सकती है तो आप आइए और करके दिखाइए। उसके लिए एक भी दल नहीं गया। इसका मतलब आप जो भी बात कह रहे हैं वो हवा हवाई है। फिर आपने कहा कि वोटर लिस्ट में हेरफेर हो गई। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में हेरफेर हुई है तो आप शपथ पत्र दीजिए और बिना शपथ पत्र के हम आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे। आप शिकायत कीजिए, एफिडेविट दीजिए, हम जांच कराएंगे। बाकी जो जांच हम अपने स्तर पर करा रहे हैं या जो होती है, जिस तरीके की मॉनिटरिंग होती है, उसमें यह सब संभव नहीं। आप उसमें भी पलट गए। आपने कहा कि मैंने लोकसभा में शपथ ले लिया, मुझे बार बार शपथ लेने की क्या जरूरत? भाई अगर आपको शपथ लेने की जरूरत नहीं तो आरोप लगाने की क्या जरूरत है? इसके बाद आपने नया सिगूफा चालू किया कि ये एसआईआर के माध्यम से लोगों के वोट हटाए जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं। पूरे बिहार का चुनाव निपट गया। लगभग आपने आरोप लगाया कि 60 से 65 लाख वोटर हटा दिए गए। आप उनमें से 60-65 लोगों को लाके खड़ा नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि आप 15 आदमी लेकर के आ जाइए, आप 15 आदमी नहीं लेके आ पाए।
तो आपकी बात तो पूरी तरीके से गलत हो जाती है। और ऐसा नहीं कि आपने या आपका जो पूरा समूह है उस समूह ने उस पर खर्चा नहीं किया। आप बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करते हैं, जो वकील एक हियरिंग के लाखों रुपए लेते हैं, ऐसे वकीलों को आप खड़ा कर रहे थे। आपके सहयोग में बहुत सारे एनजीओ लगे हुए हैं, बहुत सारे तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट दिया। अब आप सोचते हैं कि जो कहने को सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो एनजीओ हैं, उनकी बातों के आधार पर आप कुछ भी कह देंगे तो कोर्ट मान लेगा। तो कोर्ट क्यों मान लेगा? सवाल यह है कि उनकी संवैधानिक हैसियत क्या है। अगर उनकी संवैधानिक हैसियत नहीं है तो कोर्ट उनकी बात क्यों मानेगा? तो आप कोर्ट से खारिज हो गए, चुनाव आयोग से खारिज हो गए, और जनता ने तो आपको खारिज कर ही दिया। अब मुद्दा यह आता है कि कांग्रेस पार्टी बर्बाद क्यों हो रही है। तो इस पर कल मैं आदेश रावल का एक इंटरव्यू देख रहा था, जो भी आप कह लीजिए। आदेश रावल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और मुझे लगता है कि जिस समय वो समीक्षा में कांग्रेस का पक्ष रख रहे होते हैं तो उन्हें इस बात का एक कहीं ना कहीं दर्द भी रहता है कि कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है। यानी कि वो मानसिक रूप से भी कांग्रेस के पक्षधर हैं। वो आदेश रावल कल उन्होंने अपनी समीक्षा में, मतलब इंटरव्यू के दौरान जब वो समीक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई है। एक कांग्रेस वो है जो पुरानी कांग्रेस थी, उनका कहना था कि गांधी नेहरू वाली कांग्रेस, उस परिपाटी को, उस नियमावली को मानकर चलने वाली कांग्रेस है, जिसको मानने वाले अधिकांश नेता या तो कांग्रेस पार्टी में निष्क्रिय कर दिए गए हैं या वो निष्क्रिय हो गए हैं। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है वहां पर जो सक्षम नेता हैं, जिनको जमीन की समझ है, जिनको समाज की समझ है, उनको आपने या तो निष्क्रिय कर दिया है या वो परिस्थितियां देख करके खुद ब खुद अपने घरों में बैठ गए। दूसरी कांग्रेस की उन्होंने बात की कि एक कांग्रेस वो है जो कम्युनिस्टों के चुंगल में आ चुकी है। उन्होंने एक बहुत ही कड़ा शब्द यूज किया कि अगर, कड़ा टर्म यूज किया शब्द क्यों, कि अगर आपको लगता है कि वामपंथ खत्म हो गया है तो ये आपका भ्रम है। आज की तारीख में सबसे बड़ा अगर कोई वामपंथ का गढ़ है तो वो कांग्रेस पार्टी बन गई है। ये बात मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं। लोगों से जब चर्चा होती है तो इस चर्चा में मैं कई बार इस तरीके की बात कर चुका हूं। तो मेरा तो बहुत पहले से मानना है, लेकिन कल आदेश रावत का जब मैं इंटरव्यू देख रहा तो आदेश रावल ने भी ये बात कही। और आदेश रावल कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, वो वर्षों से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं, पत्रकार हैं, अच्छी योग्यता है उनकी। उनके विचारों से, मतलब उनके व्यक्तिगत विचारों से या राजनीतिक जो उनकी समझ है, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। समझ का मतलब जो उनका राजनीतिक पक्ष है उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। बावजूद इसके कोई भी, मैं क्या, कोई भी ये नहीं कह सकता कि आदेश रावल कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो बायस होकर के कह रहे हैं या किसी नाराजगी में कह रहे हैं। हाँ, नाराजगी कभी कभार हो सकती है, लेकिन सच्चाई है ये। एक उन्होंने कहा कि तीसरी कांग्रेस है वो पेड लोगों की कांग्रेस है। यानी कि कांग्रेस को चलाने के लिए वर्तमान में बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे बनाए गए हैं जिनको कांग्रेस पार्टी सैलरी पे करती है। और ये सबसे खतरनाक है। ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी को चने के झाड़ पे चढ़ा के रखते हैं। वास्तविक मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको खुद वास्तविक मुद्दों की समझ नहीं है। उनको ना गांव का पता है, ना गली का पता है, ना राजनीतिक चरित्र का पता है। वो केवल हवा हवाई लोग हैं, किताबी ज्ञान है उनके पास, और वो भी बहुतों के पास विदेशों का। तो वो अपने उस एटीट्यूड में रहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम ज्ञानी हैं, और कांग्रेस पार्टी उनको पे भी करती है। यानी वो पदाधिकारी हैं और साथ में सैलरी भी लेते हैं। सबसे ज्यादा गुमराह उन लोगों ने किया। तो आज की, उनका कहना यह था कि आज की तारीख में कांग्रेस सबसे ज्यादा चुंगल में है तो इन पेड लोगों के, और दूसरा वामपंथियों के।
वामपंथी एक अलग नैरेटिव बनाते हैं, और ये जो पेड पोर्शन है पार्टी का, वो जो है वो राहुल गांधी को जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं होने देता। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां राजनीति खून में थी। खून में होने का मतलब ये कि वो कई पीढ़ियों से राजनीति में थे। सबसे पहले आप मोतीलाल नेहरू को लीजिए, मोतीलाल नेहरू राजनीति में थे, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू राजनीति में थे, फिर इंदिरा गांधी जी थी, फिर इसके बाद उनके पिता राजीव गांधी और उनकी माता भी थी, तो पिता माता को तो आप एक ही पीढ़ी में काउंट कर लीजिए, और उसके बाद हो गए राहुल गांधी। यानी कि पिछली 5 पीढ़ियों से लगातार ये लोग राजनीति कर रहे हैं, और उच्च स्तर की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, शासन की राजनीति कर रहे हैं, और उसके बावजूद राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जनता हमसे नाराज क्यों, जनता हमारे सपोर्ट में उतनी क्यों नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं जो वास्तविक है मुद्दा है वो ये है कि राहुल गांधी को जमीनी समझ नहीं है, और एरोगेंस इतना है कि जो मेरी समझ है वही पार्टी की समझ होनी चाहिए, और इसको लेकर के उन्होंने 2019 में बवाल काटा। 2024 में कुछ सीटें आ गई तो उसके बाद उनके बहुत सारे जो सहयोगी थे उन्होंने बवाल काटा, और अभी तक वो काटे हुए। आप कभी ईवीएम को ब्लेम करोगे, कभी वोटर लिस्ट को ब्लेम करोगे, कभी किसी चीज को ब्लेम करोगे, तो इससे काम नहीं चलता। आरोप आप तरह तरह के खूब लगाते रहिए। जनता अगर किसी चीज से प्रभावित होती है तो परफॉर्मेंस से, और उसके बाद अगर किसी चीज से प्रभावित होती है तो रिजल्ट से। जैसे बिहार के रिजल्ट आए, और उन रिजल्ट में जो कुछ निकल के आया है, आप तय मानिए कि ये नतीजे पश्चिम बंगाल को भी थोड़ा ना थोड़ा प्रभावित करेंगे, और उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। पश्चिम बंगाल को हो सकता है कुछ कम करें, लेकिन उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि बिहार और यूपी का जो राजनीतिक नेचर है वो करीब करीब एक जैसा है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी से कांग्रेस बच पाएगी क्या? कहने का मतलब ये कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करके ही मानेंगे? तो फिलहाल तो यही लगता है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी, यद्यपि वो अभी किसी कसौटी पर कसी नहीं गई है, और एक मौका उनको मिला था तो उसमें वो फेल रही थी, लेकिन फिर भी गांधी परिवार की होने के कारण, राजीव गांधी की बेटी होने के कारण, सोनिया गांधी की बेटी होने के कारण, राजनीतिक माहौल में पले बढ़े होने के कारण आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी को भी राजनीति की समझ नहीं होगी। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि क्या प्रियंका गांधी को पार्टी के अंदर काम करने दिया जा रहा है? आप सोचिए कि एक इतनी बड़ी नेता को, जो राहुल गांधी के बाद अगर कांग्रेस में सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो प्रियंका गांधी है, उनको जब आप पार्टी में कोई पद देते हैं तो उन्हें प्रभारी बनाते हैं आधे उत्तर प्रदेश का। आपने कहा कि प्रियंका गांधी महासचिव हैं और ईस्ट उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी होंगी। फेल हो गई। होना ही था, क्योंकि कांग्रेस का यूपी में कुछ है नहीं। यही अगर आपने किसी ऐसे स्टेट में बनाया होता जहां कांग्रेस सीधे फाइट में होती और सरकार के लिए चुनाव लड़ रही होती, तो शायद वहां पे कुछ उसका लाभ मिलता। इसके बाद आपने प्रियंका गांधी से, चूंकि यूपी वाला प्रभार तो छूट गया, चुनाव खत्म हो गया, चुनाव प्रभार छूट गया, उसके बाद आपने प्रियंका गांधी को फिर से महासचिव बनाया विदाउट पोर्टफोलियो। उनको कोई प्रभार नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो केवल कहने के लिए महासचिव हैं, वो पार्टी में कुछ कर नहीं सकते। तो आप अपनी सगी बहन को काम करने नहीं दे रहे। जो नेता आपको उचित सलाह दे उसको आप बाहर कर देते हैं। जो नेता आपको ये कहे कि ये मुद्दा आप उठा रहे हो, ये मुद्दा गलत है, ये मुद्दा जनता से नहीं जुड़ेगा, जनता इसको नकार देगी, तो आप भाग खड़े होते, उन लोगों से दोबारा मिलते नहीं हो। अगर ये स्थिति कंटिन्यू रहेगी तो आप तय मानिए कि कांग्रेस की जो स्थिति है कि वो 2-3 राज्यों में घूम फिर के सरकार में रहती है, शायद उससे भी बुरी स्थिति में चली जाएगी कि वो शायद एक आध स्टेट में ही सरकार में रह पाए। दूसरी तरफ जो उनका विपक्ष है वो बहुत मजबूत है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जिस तरीके से चला रही है उसमें उसका, देखिए ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे चुनाव जीतेगी, कुछ चुनाव हारेगी भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतनी कमजोर हो जाए कि आपको टक्कर ही ना दे सके। रही बात आपके सहयोगियों की, तो मुझे लगता है कि जो आपके सहयोगी दल हैं उनमें से 2-3 दलों को छोड़ दें जो बहुत कट्टर विरोधी हैं बीजेपी के, बाकी कभी भी आपका साथ छोड़ करके
एनडीए में जा सकते हैं। और यदि ऐसी स्थिति आती है तो आप तय मानिए कि आपकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। आज की वार्ता में इतना ही। आप इस पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है, इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।